तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, क्लास 12 में चैप्टर 1 है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, न केवल क्लास 12 में बल्कि हर तरह के एग्जामिनेशन में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, ये सब जो है कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो आप, ग्रीक रूट, मतलब ये ग्रीक वर्ड से ये वर्ड लिया गया। कौन सा? ग्रीक वर्ड में अगर हम इसको बोले तो ग्रीक में इसको मैक्रोज बोला जाता है। मैक्रोज, मैक्रोज का मतलब क्या होता है? लार्ज। मैक्रोज का मतलब यहाँ पे क्या है? लार्ज। ग्रीक वर्ड है, वहां से ये मैक्रो वर्ड आया है और इसका मतलब होता है लार्ज। तो देखो, डिफाइनिंग लार्ज इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में लार्ज वर्ड का क्या मतलब हो गया? इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो उसमें जो लार्ज हम वर्ड लेके आए हैं, ग्रीक वर्ड था मैक्रोज, उससे वर्ड बना मैक्रो और उसका मतलब है लार्ज। तो ये लार्ज जो है इकोनॉमिक्स में कैसे सूट कर रहा है? तो बेसिकली एग्रीगेट से इसका मतलब है, इन द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स द वर्ड लार्ज सिग्निफाइज लुकिंग एट द इकोनॉमी एज ए होल। लार्ज का मतलब इकोनॉमिक्स में हम क्या ले सकते हैं? पूरी इकोनॉमी को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगर पूरी इकोनॉमी को कवर करने की बात करें तो वो लार्ज कंसेप्ट बन जाता है पूरा। हम पूरी इकोनॉमी के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है कंसेप्ट हमारे सामने आया है। इट फोकसेस ऑन द बिग पिक्चर। अब देखो, ये वर्ड ऐसे ऐसे मिलने लगे ना आपको, जो कि लार्ज वर्ड से मैच खा रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम बड़ी पिक्चर देखते हैं, बिग पिक्चर, रादर देन इंडिविजुअल मार्केट। तो इंडिविजुअल मार्केट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत सारी फर्म है, बहुत सारी इंडस्ट्री है। पूरे कंट्री की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जब हम पूरे नेशन की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। तो डिफाइनिंग लार्ज इन इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि ये इकोनॉमी एज ए होल, यहाँ पे सबसे की वर्ड है इकोनॉमी एज ए होल, और ये इंडिविजुअल मार्केट पे फोकस नहीं करता बल्कि ये इकोनॉमी की बिग पिक्चर पे फोकस करता है। इट फोकसेस ऑन द बिग पिक्चर रादर देन इंडिविजुअल मार्केट्स। अगर हम आगे इसकी बात करें तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया वो दिया किसने? जॉन मेनॉर्ड कीन्स, JM कीन्स। इन्होंने जो है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया। द फील्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ द सेलिब्रेटेड बुक। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने ये एक बुक लिखी, जो बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कीन्स इंट्रोड्यूस्ड इवोल्यूशनरी आइडियाज दैट चैलेंज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो कीन्स के आने से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट हमें नहीं दे रखा था। मार्केट में जो डिमांड और जो सप्लाई, उनके बेस पे जो फंक्शंस होते थे, उसी से जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे वो ये उनका ऐसा मानना था कि मार्केट फोर्सेस से स्टूडेंट्स आपको समझ जाना चाहिए, जैसे ये डिमांड चलता है और ये सप्लाई चलता है, तो ये मार्केट फोर्स जो है ना अपने आप प्राइस डिटर्मिनेशन कर लेती है। तो ये फोकस करते थे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, मतलब जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, वो मार्केट फोर्सेस से ये मानना था कि सभी प्रॉब्लम्स मार्केट फोर्सेस से ही दूर हो जाती है। लेकिन जेम कीन्स ने इनको चैलेंज किया कि भैया ऐसा नहीं है, हमें जो है इस थ्योरी को बदलना होगा और हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ भी जाना होगा। उसके बाद देखो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो कीन्स ने जो ना, कीन्स एम्फेसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। इंटरवेंशन इज स्पेसिफिकली नीडेड व्हेन द इकोनॉमी इज इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे कई बातें सामने आ गई। एक तो जो है कीन्स ने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन पे जोर दिया, एम्फेसाइज किया। मतलब उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री नहीं बैठ सकती। आंख बंद करके गवर्नमेंट बैठ जाए और सोचे कि
इकोनॉमी में मार्केट जो फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो ही सब कुछ कर देंगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी अपने आप ही अपना जो है इलाज कर लेगी। ऐसा नहीं है। कीन्स ने बोला कि गवर्नमेंट आपको आंखें बंद करके नहीं बैठना है, आपको भी जो है इंटरवेंशन करना होगा, इकोनॉमी में देखना होगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो इन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे फोकस किया। और कब इंटरवेंशन इज स्पेसिफिकली नीडेड व्हेन द इकोनॉमी इज इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन, मतलब जब कोई बीमार हो जाता है तभी तो हम उसका इलाज करते हैं ना। तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन फालतू में नहीं करना है, जब गवर्नमेंट को जरूरत हो तभी इंटरवेंशन करना है। और गवर्नमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा तब पड़ेगी जब स्टेट ऑफ डिप्रेशन, मतलब इकोनॉमी अगर डिप्रेशन की तरफ जा रही होगी तब गवर्नमेंट को जो ध्यान देना ही होगा। या मेरा तो मानना है कि पहले से ही ध्यान दे लो तो वो डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे कीन्स ने इस तरह की कई बातें करी है। अब देखो कीन्स ने वर्ड दे दिया डिप्रेशन, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि डिप्रेशन का आखिर मतलब क्या होता है। तो इसका बेसिकली ये हेडिंग है द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, मतलब अगर हम इकोनॉमी हमारी डाउन साइड जा रही है, डाउनफॉल सिचुएशन है, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, तो वो डिप्रेशन की सिचुएशन है। डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉलिंग डाउन। तो जो इकोनॉमी में आउटपुट यानी प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, जो हम गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कंटिन्यू अगर डाउनफॉल में जा रहा है, और अगर आपको पता है प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही नहीं सकता। तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो सिचुएशन जो है ना डिप्रेशन की बनने लगती है। द प्राइमरी कॉज इज आइडेंटिफाइड एज ए लैक ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो कीन्स ने क्लियर भी किया है कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है, डिप्रेशन में क्या है, प्रोडक्शन भी नीचे जाता है, और जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोजगार की सिचुएशन है कंट्री में वो भी नीचे जाती है। और ये दोनों बेसिकली नीचे कब जाते हैं, जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। एक चीज देखो, अगर आपके कॉलोनी में कोई किराने की दुकान खोल के बैठा है और उसका अगर सामान बिकेगा ही नहीं, तो उसको अल्टीमेटली अपनी शॉप बंद करके जाना होगा। तो बेसिक रीजन क्या रहा, वहां पे डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई, मतलब लोग उसका सामान खरीदने ही नहीं आ रहे। ऐसे ही मान लो अगर कोई वेजिटेबल वाला है, सब्जी वाला है, उसकी अगर सब्जियां बिक नहीं रही तो खराब हो जाएगी, तो वो भी बेचना बंद कर देगा। और ले लो आप क्लोथ्स हैं, कोई अगर कपड़ा बेच रहा है, बिक नहीं रहे, तो क्लोथ्स का प्रोडक्शन ही क्यों होगा। जब मार्केट में कोई चीज बिकेगी ही नहीं, अगर टीवी नहीं बिक रहा, फ्रिज नहीं बिक रहा, एसी नहीं बिक रहा, तो उसको बनाने से फायदा क्या। तो इसका मतलब है कि अगर डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही तो प्रोडक्शन होना ही नहीं है, और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट लोगों को कैसे मिलेगा। प्रोडक्शन की वजह से ही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही है वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर भी हैं वहां पे, स्किल लेबर भी है, अनस्किल लेबर भी, कितने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से मिल रहा है। प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि हम डिमांड फुलफिल कर सकें। और अगर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं होगी तो ना तो प्रोडक्शन होगा, और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट का तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो इस तरह से इसने डिप्रेशन को डिफाइन किया। क्रिटिक ऑफ मार्केट फोर्सेस, तो इसने, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसने जो है ना जो कंसेप्ट दे रखा था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, मतलब जो पुराने अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो डिमांड और सप्लाई पे फोकस कर रखा था कि सप्लाई और डिमांड ही भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उसको कीन्स ने डिनाई कर दिया, टोटली डिनाई किया, डिनाइड दैट द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट। तो कीन्स ने ये बोला कि डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेस है मार्केट में, वो हमारे जो हमने पीछे डिप्रेशन में प्रॉब्लम देखी एम्प्लॉयमेंट की यानी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, और जो लेवल ऑफ आउटपुट नीचे जा रहा था, लो लेवल ऑफ आउटपुट की प्रॉब्लम को डिमांड और सप्लाई फोर्सेस सॉल्व नहीं कर सकते। इमरजेंस ऑफ द ब्रांच, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस कैसे हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन द 1936 में जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रकट हुई। तो इमरजेंस पढ़ रहे हैं ना। दिस शिफ्ट रीडिफाइंड हाउ नेशंस अप्रोच इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो इसने जो है ना जो कंट्रीज थे उनकी अप्रोच को बदल दिया कि अब वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए अलग तरीके से सोचेंगे, यानी पहले जिस तरीके से वो सोचते आए थे उससे डिफरेंट तरीके से सोचने का एक कंसेप्ट यहाँ पे
सभी कंट्रीज को, सभी नेशंस को मिल चुका था और वो कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में छुपा हुआ था। तो 1936 में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ। बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लोरिंग मीनिंग, मेन कंसर्न्स एंड द कोर। तो मेन कंसर्न देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, उनको पूरी तरह से कंप्लीटली देखना, मतलब एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ना और पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, ये यहाँ पे कंप्लीटली हम स्टडी करते हैं। मेन कंसर्न्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? मेन कंसर्न्स की बात करें तो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ना फोकस करती है किस पे? एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेजिडेंट्स। जो भी हमारी कंट्री के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले, ग्रोथ मिले, हमारी कंट्री को क्या मिले? ग्रोथ मिले, आउटपुट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, इकोनॉमी में ग्रोथ हो, प्रोडक्शन बढ़े। और क्या कंसर्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। इन्फ्लेशन हो जाता है ना, कई बार महंगाई बढ़ जाती है, जो प्राइसेस काफी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। आगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वो सिचुएशन कहलाती है इन्फ्लेशन, और जब प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हो जाती है वो सिचुएशन कहलाती है डिफ्लेशन। और जो प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्रिएट ही नो, डिप्रेशन की सिचुएशन आने ही नहीं देना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंसर्न करती है कि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए कंट्री के, इकोनॉमी जो ग्रो करे, इकोनॉमी में आउटपुट यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो, और इन्फ्लेशन की कोई प्रॉब्लम ना रहे और डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम ना रहे, इकोनॉमी में जो लो लेवल पे ना चली जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस के बेसिस अगर कंसेप्ट की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपको तो ये तो पता ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जो लोगों की जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। तो हम सभी लोगों की जो डिमांड है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल नहीं कर सकते, तो वहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी आ जाती है। तो वो सब प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ते हैं, हाउस होल्ड लेवल पे, एक कोई छोटी फर्म है या कुछ फर्म्स को मिला के इंडस्ट्री बन गई, उस लेवल पे जब हम छोटे लेवल पे हम उन चीजों को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाता है। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। उसके बाद हम पूरी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उसमें हम पूरे कंट्री के जो लोगों की डिमांड है उसको फुलफिल करने की जब बात आती है, इकोनॉमी एज ए होल में जब चॉइस की बात आती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने की बात आती है, तो हम जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। मतलब बेसिक बात ये है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करते हैं और वहां पे हम इकोनॉमी एज ए होल के हिसाब से जो है वहां पे हम रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। तो आपको बेसिक कीवर्ड्स जो है ना यहाँ पे यही है, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, ए फर्म और एन इंडस्ट्री। और यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इकोनॉमी एज ए होल। ये डिफरेंसेस वगैरह काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको अच्छे से प्रेजेंट करना रहता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो इनको। सेंट्रल इश्यू क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो दैट फॉर रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेशन किया जाए, किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमाइजेशन करें किसका? कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का टारगेट रहता है, और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का टारगेट माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो, जो एक तो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर तो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है और प्रोड्यूसर जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। तो ये दो सिचुएशन जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटर्मिनेशन ऑफ दैट ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है ना पूरे कंट्री में जो आउटपुट है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी चिंता करते हैं, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसका भी हम ध्यान रखते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम जो है पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्या,
हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है क्या, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बनी हुई है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाए या डिफ्लेशन की सिचुएशन, डिप्रेशन की सिचुएशन। तो ये सब जो रिसेशन की सिचुएशन, ये इन सब सिचुएशन से मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको बचा के रखती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी यही करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो करती रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, सभी लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिले और जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये डिफरेंस, हमने दो डिफरेंस तो देख लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उसके बाद हम आगे थर्ड डिफरेंस है, ये देखो आप इसको थर्ड डिफरेंस को ऐसे कर सकते हो। इकोनॉमिक वेरिएबल्स की अगर बात करें तो माइक्रो वेरिएबल्स में दो वेरिएबल हम पहले डिस्कस कर चुके, कंज्यूमर पे फोकस रहता है, प्रोड्यूसर पे फोकस रहता है। प्रोड्यूसर पे जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस रहता है, कंज्यूमर पे जो है वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए उसको, उस पे फोकस रहता है। मैक्रो वेरिएबल्स की अगर बात करें तो यहाँ दो वेरिएबल काम करते हैं। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, पूरे कंट्री की डिमांड को बढ़ाना है, और एग्रीगेट सप्लाई, और पूरी कंट्री की सप्लाई को बढ़ाना है। ये थर्ड पॉइंट हमने कवर कर लिया। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक एग्रीगेशन। इकोनॉमिक एग्रीगेशन की हम बात करें तो माइक्रो लेवल पे लिमिटेड डिग्री का एग्रीगेशन होता है, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं केवल हम, लिमिटेड डिग्री का एग्रीगेशन होता है। और मैक्रो लेवल पे जो है वो वाइडर डिग्री का एग्रीगेशन होता है, जैसे इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी पे हम फोकस करते हैं। और जो है इक्विलिब्रियम वाले एक बैलेंस सिचुएशन हमें जो है कंट्री में, वो हमारा बैलेंस सिचुएशन बनी रहे, वो हमारा अल्टीमेट गोल रहता है। इकोनॉमिक एजेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले हमने फोर्थ पॉइंट कवर कर लिया। अभी फिफ्थ पॉइंट, ये डिफरेंस चल रहा है। फिफ्थ डिफरेंस क्या हो सकता है इकोनॉमिक एजेंट्स में, क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो इंडिविजुअल एजेंट्स है, और अगर इसकी बात करें तो ये माइक्रो, और इसकी बात करें तो ये मैक्रो। इंडिविजुअल एजेंट्स है कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स फोकसिंग ऑन पर्सनल गेन मैक्सिमाइजेशन। देखो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्सनल गेन की बात ज्यादा करते हैं। कंज्यूमर हमेशा जो है ना अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा, और प्रोड्यूसर हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगा। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स होते हैं, जैसे आपने आरबीआई, सेबी, ट्राई, इन सबको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो डिफरेंस में हम ये अच्छे से आपको ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ये फिफ्थ डिफरेंस हमने देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे फोकस रहता है। उसके बाद मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो चल रहा है और ये मैक्रो है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम रहता है, एनालिसिस ऑफ सिंगल मार्केट इन आइसोलेशन होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये अप्रोच रहती है। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस फॉर ऑल मार्केट्स। देखो यहाँ पे ऑल मार्केट्स ऐसे बड़े, आपको जो है लार्ज पिक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम ऑल मार्केट्स के इक्विलिब्रियम पे फोकस करते हैं, और वो एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है उस पे हम फोकस करते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच है। और जबकि यहाँ पे हम जो है ना सिंगल मार्केट पे फोकस करते हैं, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो है ना एक मतलब एक लिमिटेड लेवल पे इक्विलिब्रियम देखते हैं, जबकि हम यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे इक्विलिब्रियम देखते हैं। एजम्पशन ऑफ स्टडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये जहां पे थे वही है। जो सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट की थी, जो सिचुएशन आउटपुट की थी, वो कांस्टेंट है। उसको कांस्टेंट रखते हुए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है प्राइमरी फोकस हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और प्राइसिंग। देखो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्राइमरी फोकस की अगर बात करो आप, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे रिसोर्सेज को, प्राइसिंग, कितनी प्राइस किस प्रोडक्ट की रहने वाली है, किस सर्विस की क्या प्राइसेस रहेगी, उस पर फोकस करते हैं। और जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो यहाँ पे हम टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, यानी ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइमरी फोकस था, उसको तो कांस्टेंट कर दिया आपने जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो तब। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको कांस्टेंट आपने कर दिया जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो तब। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं,
जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपने कांस्टेंट कर लिया एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को, और जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो आपने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट है उसको आपने कांस्टेंट रख लिया, यानी सिचुएशन वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की थी उसको आपने वहां पे कांस्टेंट यानी जैसा वो था वैसा ही वहां पे रख के और फिर स्टडी किया। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है कि कैसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। इसमें क्या रहेगा देखो, डिफाइनिंग द पैराडॉक्स, इंडिविजुअल लॉजिक और यहाँ पे एक कलेक्टिव रियलिटी। देखो व्हाट इज कंसिडर्ड लॉजिकल, रेशनल और बेनिफिशियल एट द माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल फर्म्स डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट टू द होल। तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज हम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे वो सब फिट बैठे। These same actions may lead to irrational or harmful outcomes when applied at the macro level। तो वो यही बोल रहा है कि जो चीज हम माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं जरूरी नहीं है मैक्रो लेवल पे वो सब चीजें फिट बैठे। इसका एग्जांपल दे दिया देखो, सेविंग पैराडॉक्स। आप एक चीज देखो, माइक्रो लेवल पे आपने सेविंग क्या है, बहुत अच्छी चीज है। जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल फैमिली की अगर बात करें तो अगर वो सेविंग करता है तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक है। तो इसने बोला सेविंग इज वर्च्यू, इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड फ्यूचर वेल्थ। तो सेविंग अगर माइक्रो लेवल पे कोई भी करता है तो वो उसको सिक्योरिटी देती है और फ्यूचर में वो काफी सेफ रहता है। मैक्रो लेवल पे एक्सेसिव सेविंग कैन बी ए वाइस। मैक्रो लेवल पे सेविंग जो है वो थोड़ा दिक्कत कर सकती है, नेगेटिव वर्ड है। इट रिड्यूसेस टोटल कंजप्शन एंड डिमांड। दिस लीड्स टू द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वेयर एवरीवन सेविंग मोर रिड्यूसेस टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करेंगे तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप इमेजिन करो कंट्री के सारे लोग सेविंग करने लग जाएं तो क्या इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी? जब सब लोग पैसा बचा के जेब में रख लेंगे, बैंक में डाल देंगे, तो इकोनॉमी में डिमांड होगी ही नहीं। लोग ना गुड्स खरीदेंगे ना सर्विसेज खरीदेंगे, और जब गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन बंद होगा, आउटपुट नहीं होगा। क्यों बनाएंगे लोग? पहले भी हम डिस्कस कर चुके, जब बिकेगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं, तो बनाना ही क्यों, प्रोडक्शन ही क्यों करना? जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, आउटपुट ही जनरेट नहीं हो रहा, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? लोग काम क्या करेंगे? उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं, तो सिचुएशन सारी खराब हो जाएगी। यानी माइक्रो लेवल पे जो सेविंग बहुत बढ़िया काम कर रही थी, किसी इंडिविजुअल का फ्यूचर सिक्योर हो रहा था और सिक्योरिटी, वो सेविंग से जो एक सिक्योरिटी फील कर रहा था, अगर वो ही चीज सब लोग करने लग जाएं मैक्रो लेवल पे, तो हमने डिस्कस किया कि डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो मैक्रो लेवल पे वो चीज खतरनाक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में इतनी सी बात है कि हर वो चीज जो माइक्रो लेवल पे सही है, जरूरी नहीं कि मैक्रो लेवल पे भी वो सही मानी जाए। तो ये हमने स्टडी किया। माइक्रो मैक्रो इंटरडिपेंडेंस, माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं वो देख लेते हैं। मैक्रो इंपैक्ट्स माइक्रो, देखो मैक्रो जो है ना माइक्रो को इफेक्ट करता है, इंपैक्ट करता है कैसे? द इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, जो इंटरेस्ट रेट है उसका देख लेते हैं। डिसीजंस बाय द सेंट्रल अथॉरिटीज लाइक द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। तो मैक्रो लेवल पे जो आरबीआई कुछ भी डिसीजन लेता है, यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट रेट की बात की गई है, तो वो जो है इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर पे भी इफेक्ट डालता है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। मैकेनिज्म क्या है? एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय द आरबीआई विल लोअर बोरोइंग्स। अगर आरबीआई जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो उससे जो है ना बोरोइंग्स कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बोरोइंग्स कम लेंगे बाय इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो आप एक चीज साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी चीज है आरबीआई
उसने अपनी इंटरेस्ट रेट कम करी, यानी मैक्रो लेवल पे जो काम हुआ उसका असर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे हमने देख लिया। क्योंकि आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो लोग बोरोइंग कम करेंगे, मतलब उधार क्यों लेंगे, जब इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा है तो उधार लेना कम कर देंगे, और वहां पे जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है वो अपने बिजनेस के लिए मार्केट से बोरोइंग करना बंद कर देगा। तो हमने देख लिया मैक्रो लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं उनका सीधा सीधा इफेक्ट माइक्रो लेवल पे या नीचे के लेवल पे आता ही आता है। ठीक है, ये हमने देख लिया डिपेंडेंसी। माइक्रो इंपैक्ट्स मैक्रो, अब देखो माइक्रो में कोई इंडिविजुअल आदमी है या इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, तो इंक्रीज इन स्पेंडिंग एट द इंडिविजुअल लेवल। तो मान लो हर पर्सन अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर स्पेंडिंग को बढ़ाता है तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू ए राइज इन एग्रीगेट डिमांड एडी इन द इकोनॉमी, और उससे क्या होगा, हायर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द एडी इंड्यूसेस हायर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स। तो इंडिविजुअल लेवल पे लोग अगर खर्चा करना ज्यादा शुरू कर दें, मतलब स्पेंडिंग बढ़ जाए इंडिविजुअल लेवल पे, अगर लोग स्पेंडिंग को बढ़ा दें तो उसका फर्क, यानी जो माइक्रो लेवल पे जो काम हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे जो काम हुआ, उसका फर्क अब मैक्रो पे पड़ने वाला है। कैसे, सभी लोग अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, खर्चा बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग, जो है डिमांड ज्यादा कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं वो। तो अगर सारे लोग डिमांड कर रहे हैं तो पूरे कंट्री की डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। पूरे कंट्री में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोड्यूसर को जो है ना एक मौका मिलेगा कि अभी हम बिजनेस कर सकते हैं, मार्केट में सभी चीजों की बहुत अच्छे से डिमांड हो रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, यानी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन एडी इंड्यूसेस हायर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर लोग ज्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सभी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो पूरे कंट्री की एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, और पूरे कंट्री की अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब प्रोड्यूसर जो है वो मोटिवेट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आपने देख लिया माइक्रो लेवल पे जो काम होता है उसका इंपैक्ट मैक्रो लेवल पे कितना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखेंगे, स्कोप देख लेते हैं इसका। अभी हम केवल स्कोप की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये केवल स्कोप हम देखेंगे, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। देखो स्कोप में हम जो है ना नेशनल इनकम को जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो हम किसको देखते हैं, नेशनल इनकम का एस्टिमेट करते टाइम हम जो है ना एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को काम में लेते हैं। मेजरिंग द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेशन ये सब करते हैं, ये आप आगे स्टडी करोगे। अभी हम केवल इतना जान रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या है, मतलब किन चीजों पे हम काम करते हैं, किन चीजों में हमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का फायदा मिलता है। तो हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें सारे ये कंसेप्ट काम आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंस है एसेंशियल फॉर डिटर्मिनेशन द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ नेशन। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके हम जो है ना पूरे नेशन की हेल्थ को पता लगा लेते हैं कि अगर हमारा नेशनल इनकम अच्छा खासा है तो हमारा कंट्री जो ग्रो कर रहा है, नेशनल इनकम अगर कम है तो हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा, तो पूरे नेशन की हेल्थ का हमें पता चल जाता है। यहाँ पे ये जो पूरे स्टेट के आउटपुट को देख लेते हैं, हमारे जो रेजिडेंट हैं उनसे क्या इनकम हुई, फॉरेन वालों से क्या इनकम हुई, और जो कितना पैसा आया, कितना पैसा बाहर गया, और जो पूरे कंट्री की वेल्थ का पता चल जाता है, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड का, ये सब जो है ना ये हम लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स है वो सब हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिक फंडा ये है कि हम ये देख रहे हैं कि स्कोप में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये सब आपको एग्जाम में जो ना इसका इतना कोई रोल नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, बट आप ये चीजें एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं, किन्सियन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे देखो आप, focuses on the determination of the level of employment and income in an economy। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, इनकम का लेवल क्या है। हाईलाइट्स हाउ एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंसेस द टोटल प्रोडक्शन
एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन ए कंट्री। पूरे कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्शन को और एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। ये सब स्टडी हम जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मनी एंड प्राइस स्टेबिलिटी, तो प्राइस स्टेबिलिटी अगर इकोनॉमी में रहती है तो हमारे लिए वो अच्छे साइन रहते हैं। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मनी की अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मनी सप्लाई किस तरह से चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो ये हम आगे जाके पूरा मनी के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी तो आप इतना जान सकते हैं कि मनी सप्लाई हमारा किस तरीके से चल रहा है, प्राइस लेवल कितना चल रहा है, गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है वो कितनी क्या चल रही है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फोकस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सब पे फोकस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता, हाउ सेंट्रल बैंक्स मैनेज मनी टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरह से मनी को मैनेज किया जा सकता है जिससे हमारी इकोनॉमी जो ना स्टेबल रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस तरह के कंसेप्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब हिंदी में इसको राजकोषीय नीति बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है ना कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा कहाँ से आता है वो सब स्टडी करते हैं। रिसोर्सेज को एलोकेशन करता है, किस तरीके से करना है रिसोर्सेज एलोकेशन, हाउ द बजट प्रायोरिटाइज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो कौन कौन से सेक्टर को किस किस तरीके से कितना पैसा देना है और कौन कौन से सेक्टर से गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू आना है। सोशल वेलफेयर को भी कंसीडर जरूर करते हैं, एनालाइजिंग इंपैक्ट ऑन इक्विटी एंड पब्लिक ग्रोथ। ऐसा नहीं हो कि हम ग्रो करते जा रहे हैं लेकिन हमारा जो है ना पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो उसका हम ध्यान नहीं रख रहे, तो हम जो है ना इक्विटी की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर बना रहे हैं। ऐसे नहीं ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है और सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए, तो इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो हमने देखा गवर्नमेंट बजट बनाते समय मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट उनको काम में लेते हैं। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, एक्सचेंज रेट मतलब रुपीस की, डॉलर की वैल्यू, डॉलर की और रुपीस का जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज इन द ग्लोबल मार्केट। तो फॉरेन करेंसीज के सामने हमारे रुपीस की क्या वैल्यू चल रही है वो सब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, उसको एक्सचेंज रेट। यहाँ पे आपके चैप्टर्स हैं, आप आगे जाके एक्सचेंज रेट तो पूरा डिटेल में आप एक्सचेंज रेट के बारे में वहां देखोगे। अभी तो आप ये देख सकते हो एक्सचेंज रेट है जो ना रुपीस और डॉलर का हम कंपेरिजन करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपके पूरा चैप्टर है, कितना पैसा हम जो वर्ल्ड से जो पूरा ट्रेड करते हैं, हमारे कंट्री से वहां पैसा कितना गया, अदर कंट्रीज से हमारे पास जो है ना फॉरेन करेंसी के रूप में कितना पैसा आया, वो सब हम जो है ना एक स्टेटमेंट बना के रखते हैं। वहां पे हम जो है ना बीओपी की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अल्टीमेटली जो है ना हमारी सिचुएशन क्या है वो सब देखते हैं, कितना पैसा गया कितना आया, तो हमारी कंट्री की अल्टीमेट सिचुएशन क्या है वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए उनका एक तरह से लेखा जोखा जो है ना बीओपी में हम देखते हैं। तो ये ग्लोबल कुछ इश्यूज हमने देखे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है। इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले तो हमारे इकोनॉमिक्स का डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाता है। जैसे ब्रॉड ओवरव्यू की हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स ए डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी बाय, पूरे इकोनॉमी का डीप डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाता है। रिवेलिंग टोटल कंजप्शन, इकोनॉमी में टोटल कंजप्शन कितना चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, टोटल सेविंग की क्या सिचुएशन है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है, कैसे हम जान जाते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग क्या है, टोटल कंजप्शन कितना चल रहा है। ये सब जो है ना हम किस में पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस में पढ़ रहे हैं। ये सब आपको इसमें राइट डाउन करना है वहाँ पे एग्जाम में। उसके बाद बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग के काम में जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हम ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मार्केट इनसाइट्स जैसे प्रोवाइड्स ए रोड मैप फॉर फर्म्स टू अंडरस्टैंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से जो है ना फर्म्स को एक रोड मैप मिल जाता है कि हम आगे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स बिजनेस एंटिसिपेट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, टैक्स पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, उसको देखते हुए जो ना बिजनेस जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो अपना रिस्क को मैनेज कर सकती है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी बना सकती है। वो इन्फ्लुएंसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री है वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकती है, क्योंकि वो देख सकती है कि अभी इकोनॉमी
में स्टेबिलिटी कितनी है। देखो इन्फ्लुएंसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो बिजनेस में डिसीजन भी अगर हमें लेना हो तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प ले सकते हैं। पॉलिसी एंड ग्लोबल इश्यूज, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पीछे जो बिजनेस का हमने पॉइंट देखा उससे मिलता जुलता है। क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट्स टू डिजाइन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज टू अचीव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे बात बस गवर्नमेंट की होगी, पीछे जो बिजनेस की बात हो रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी डिजाइन कर सकती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन कर सकती है आरबीआई के थ्रू, जिससे कि हम जो इकोनॉमी का अल्टीमेट टारगेट है ग्रोथ और स्टेबिलिटी अचीव करना, वो अचीव हम कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को भी हम कंसीडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डील्स विद इंटरनेशनल चैलेंजेस सच एज पुअर्टी, ग्लोबल वार्मिंग एंड वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन। तो वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे कोई इकोनॉमी में फर्क तो नहीं आ जाएगा, डिमांड सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बिजनेसेस पे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, और पुअर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज तो काम करते ही हैं। अभी भी करंट में भी जैसे ईरान अमेरिका इजराइल, वहां पे जो अभी वॉर चल रहा है उसका इफेक्ट पूरे जो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट उसके आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारी कंट्री पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो ग्लोबल इश्यूज से हम बच नहीं सकते, हमें जो है ना कंट्री जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू ग्लोबल इश्यूज पे नजर बना के रखती है। भाई बाहर जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी आता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी बैलेंस विद इकोलॉजिकल हेल्थ। ऐसा नहीं हम ग्रो कर जाएं और हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाए, पॉल्यूशन बढ़ जाए। कुछ लोग हैं बस अपनी ग्रोथ का ध्यान रखते हैं, आसपास कोई अगर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। वो ग्रोथ भी किस काम की जिससे किसी को परेशानी हो रही है और अल्टीमेटली जो है ना बीमारियों की तरफ, डिजीज की तरफ बढ़ रहे हो। तो हमें ग्रो इस तरीके से करना है कि हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। और रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ऐसा नहीं कि हम रिसोर्सेज बचा ही नहीं रहे, आगे के लिए सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करें। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी मतलब हम आगे तक सर्वाइव कर सकें। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब में डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। अभी इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है। फाइनल इंपैक्ट फ्लो क्या हुआ? फाइनल इंपैक्ट फ्लो क्या हुआ? ये तो हम पहले से कवर कर चुके, ये वाला पॉइंट हम पीछे की स्लाइड में कवर कर चुके यहाँ पे। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस देखा, मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो हमने स्कोप देखा, सिग्निफिकेंस देखा, और मैक्रो माइक्रो पे किस तरह से डिपेंड करती, माइक्रो मैक्रो पे किस तरह से डिपेंड करती, सारे पॉइंट हमने कवर किए। तो आप इसको अच्छे से जो है एक बार दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, और जो है कुछ नोट्स अपने बना सकते हैं, और एग्जाम में आपको अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को लर्न करके जाना है, और अपने एग्जाम में इस टॉपिक का जो वेटेज रहता है वो अच्छा खासा रहता है। और ये टॉपिक ऑलमोस्ट सभी तरह के एग्जाम्स में आता ही रहता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ा राइट डाउन करके प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सब कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे।